नमस्कार साथियों, लक्ष्य क्लासेज में आपका स्वागत है। आइए आज हम भौतिक विज्ञान के प्रकाशिकी चैप्टर के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जितने भी वन लाइनर क्वेश्चन है प्रकाशिकी चैप्टर से, तो उनको आज हम सॉल्व करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे और आप वीडियो का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लेते रहें। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आइए देखते हैं बीपीएससी, यूपी टेट, सी टेट इत्यादि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रकाशिकी से संबंधित कुछ प्रश्नों की श्रृंखला को। तो आइए देखते हैं सबसे पहला प्रश्न हमारा कौन सा है। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा है कि प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है। दोस्तों, ये ज़्यादातर परीक्षाएं पूछा जाता है, तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। मृगमरीचिका किसका उदाहरण है। तो ये पूर्ण प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न जो है हमारा वो यह है कि प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर उनके कौन से गुण प्रभावित होते हैं। तो प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर उनके तरंग दैर्घ्य और वेग, ये गुण जो होते हैं प्रभावित होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। आवृत्ति फ्रीक्वेंसी जो होती है वो सदैव अपरिवर्तित रहती है। निर्वात में प्रकाश की गति कितनी होती है। तो ये 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। निर्वात में प्रकाश की गति कितनी होती है। तो 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। आइए अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऊर्जा का रूपांतरण किस प्रकार होता है। तो प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में। दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें अवतल दर्पण का हम उपयोग करते हैं, कॉनकेव मिरर। प्रकाश सजावट के लिए विसर्जन लैंपों में कौन सी गैस भरी जाती है। तो नियॉन। नियॉन एक निष्क्रिय गैस है। आगे देखते हैं। लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक जबकि बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। आपका यहीं पे प्रश्न बनेगा कि सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य वाला रंग कौन सा है। तो वह है लाल। और सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला रंग कौन सा है। तो वह है बैंगनी। बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है और लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है। क्षितिज हॉरिजन के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का क्या कारण है। तो इसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। क्षितिज अर्थात जहाँ पे पृथ्वी और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं, उस स्थिति को हम क्षितिज कहते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, वास्तविक सूर्योदय से कुछ समय पहले ही सूर्य क्यों दिखाई देने लगता है। ऐसा प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो लाल प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। यह भी एक प्रश्न पूछा जाएगा। इसमें लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो साबुन के पतले झाग में चमकदार रंग की किस घटना के कारण दिखाई देते हैं। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंग
किस घटना के कारण दिखाई देते हैं? तो ये बहुलित परावर्तन और व्यक्तीकरण के कारण ऐसा होता है। व्यक्तीकरण के कारण ऐसा होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो हमारा है, स्पष्ट दूर दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर विजन, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा भी गया है। तो ये 25 सेंटीमीटर होती है। दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा लघु तरंगें अधिक प्रकीर्ण होती हैं। ऐसा क्यों? इसी कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। तो ये भी प्रश्न परीक्षा में आया हुआ है। यह प्रश्न पूछा गया है, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा लघु तरंगें अधिक प्रकीर्ण होती हैं, इसलिए आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। ये अगला प्रश्न देखते हैं। तंतु प्रकाशिकी या संचार में संकेत किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो यह प्रकाश तरंगों के द्वारा। प्रकाश तरंगों के द्वारा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, यहाँ पर एक टेबल दी गई है और टेबल में विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल मीटर प्रति सेकंड में क्या होती है? तो उसकी हम चर्चा करेंगे। देखिए, माध्यम और प्रकाश की चाल। तो निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, कांच में 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, जल में 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, रॉक साल्ट में 1.96 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, तारपीन के तेल में 2.04 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड और नॉयलॉन में 1.96 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा आज का है, परंपरागत कैमरे के किस भाग से आँखों के रेटिना की तुलना की जा सकती है? तो ये फिल्म से की जा सकती है। एंडोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो एंडोस्कोप प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। अगला प्रश्न हमारा आज का है, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति कैसी होती है? तो प्रकाश विकिरणों की प्रकृति तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिस रंग को वह परावर्तित करता है। आइए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला हमारा प्रश्न है कि हीरा उच्च अपवर्तनांक के कारण चमकता है। वेरी इंपॉर्टेंट। हीरा किस कारण चमकता है? तो हीरा उच्च अपवर्तनांक के कारण ही चमकता है, क्योंकि हीरे का अपवर्तनांक अधिक होता है, इसलिए तराशने पर उसकी चमक बढ़ जाती है। फिर देखते हैं, प्रकाश की गति किस माध्यम में सबसे कम होती है? तो प्रकाश की गति हीरे में सबसे कम होती है। अस्त होते समय सूर्य का लाल रंग क्यों दिखाई पड़ता है? तो ऐसा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फास्फोरस कोटेड पर्दे पर फोकस करके प्रतिबिंब को पर्दे पर प्रदर्शित करना क्या कहलाता है? तो इसको रोस्टर स्कैन कहते हैं। दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार परीक्षाओं में आया है ये। तो ये उत्तल लेंस, दूरदृष्टि के लिए उत्तल लेंस और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे कि नीला, हरा एवं लाल 3 प्राथमिक रंगों के मिश्रण से अन्य सभी रंगों का निर्माण होता है। वस्तु के त्रिविमीय 3 डायमेंशनल प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावृत्त करने की तकनीक को होलोग्राफी कहा जाता है। प्रकाश का रंग
किससे निर्धारित होता है? तो प्रकाश का रंग उसकी तरंगदैर्घ्य से निर्धारित होता है। पढ़ने के काम आने वाले दर्पण में कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? तो उसमें उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। एक प्रश्न यहाँ से भी बन रहा है, सबसे नीचे देखेंगे, यदि वायुमंडल अनुपस्थित हो तो प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा, इसलिए आकाश काला दिखाई देगा। यदि वायुमंडल अनुपस्थित हो तो प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा और आकाश हमें काला दिखाई देगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। आज का अगला प्रश्न हमारा है कि दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद क्यों नहीं मिल पाते हैं? तो ऐसा पृथ्वी की सतह वक्राकार होने के कारण होता है। दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो आवृत्ति मॉडुलन का प्रयोग करते हैं। आइए अगला प्रश्न देखेंगे कि किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो उसकी ऊंचाई जो है, न्यूनतम ऊंचाई व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए, जिससे कि प्रतिबिंब देखा जा सके, पूरा प्रतिबिंब देखा जा सके। वाहनों में पृष्ठ दृष्टि दर्पण मतलब पीछे का देखने के लिए के रूप में दृश्यालोकन करने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। साइड में जो शीशा लगा होता है, दर्पण लगा होता है, उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं वाहनों में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, दृष्टि पटल पर किस प्रकार का चित्र बनता है? तो दृष्टि पटल पर वस्तु से छोटा व उल्टा जो है चित्र बनता है। किस रंग के प्रकाश की ऊर्जा सर्वाधिक होती है? तो नीला। अगला प्रश्न है, एक आंख की अपेक्षा दो आंखों से देखना अधिक स्पष्ट होता है, इसका कारण क्या है? इससे देखी जाने वाली वस्तु की दूरी व गहराई का सही अनुमान होता है जब हम दोनों आंखों से देखेंगे। अगला प्रश्न, वायुमंडल में प्रकाश के प्रकीर्णन का प्रमुख कारण क्या है? तो ये वायु में जो उपस्थित धूल के कण होते हैं वही प्रकाश को प्रकीर्णित करते हैं। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला दिखाई देता है। अभी मैंने बताया था आपको कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। लेंस की क्षमता की इकाई क्या है? तो यह है डायोप्टर। वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों क्वेश्चन है यहाँ पे, जो कि दोनों पूछे भी गए हैं परीक्षा में। आइए इसके बाद विभिन्न रंगों की तरंग दैर्घ्य हम देखते हैं क्या होगी टेबल के माध्यम से। तो यहाँ पर जो हमें टेबल दिखाई गई है, तो यहाँ पे देखिए वर्ण, रंग और उनकी तरंग दैर्घ्य क्या है। तो यहाँ पे हम देखते हैं रंग और उनकी तरंग। यहाँ पे हमारा पहला रंग जो है वो है बैंगनी, वायलेट, जिसकी तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्राम से 4460 एंगस्ट्राम तक होती है। 3900 एंगस्ट्राम से 4460 एंगस्ट्राम। नीला है जामुनी, जिसे इंडिगो भी कहते हैं, 4460 एंगस्ट्राम से 4650 एंगस्ट्राम होती है। आसमानी ब्लू 4650 एंगस्ट्राम से 5000 एंगस्ट्राम तक इसकी तरंग दैर्घ्य होती है। हरा ग्रीन 5000 एंगस्ट्राम से 5700 एंगस्ट्राम तक इसकी तरंग दैर्घ्य होती है। पीला येलो 5700 एंगस्ट्राम से 5900 एंगस्ट्राम तक इसकी तरंग दैर्घ्य होती है। नारंगी ऑरेंज 5900 एंगस्ट्राम से 6200 एंगस्ट्राम तक इसकी तरंग दैर्घ्य होती है। लाल रंग रेड अर्थात इसकी तरंग दैर्घ्य 6200 से 7600 एंगस्ट्राम तक होती है। तो इन तरंग दैर्घ्यों के अनुसार भी हम रंगों को याद रखेंगे। परीक्षा में सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य, सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला रंग जो है पूछा जाता है। तो सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य किसकी होती है? तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य लाल रंग की और सबसे कम तरंग दैर्घ्य बैंगनी रंग की होती है। और तरंग दैर्घ्य को हम लैम्डा से लिखते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक यहाँ पे
जो क्वेश्चन में बताया गया है देखते हैं। आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा अधिक प्रकीर्णन के कारण समुद्र नीला प्रतीत होता है। समुद्र हमें नीला क्यों दिखाई देता है? तो आकाश के परावर्तन जल के कणों द्वारा अधिक प्रकीर्णन के कारण समुद्र नीला दिखाई देता है। इसके बाद हम आगे के प्रश्नों को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, आइए अगला प्रश्न देखेंगे। धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है? तो धूप का चश्मा जो होता है उसकी क्षमता 0 डायोप्टर होती है। धूप के चश्मे की क्षमता 0 डायोप्टर होती है। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? तो समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। प्रसारी ब्रह्मांड की संकल्पना किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये डॉपलर प्रभाव पर आधारित है। आइए अगला प्रश्न देखेंगे। जल में वायु का बुलबुला किस प्रकार के लेंस की तरह व्यवहार करता है? तो ये अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। खोज बत्ती सर्च लाइट में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रमन प्रभाव का संबंध किस प्रकार की किरणों से है? तो सभी पारदर्शी माध्यम की किरणों से रमन प्रभाव का संबंध होता है। ध्वनि के पुनरुत्पादन के लिए सीडी व ऑडियो प्लेयर में क्या प्रयुक्त होता है? तो लेजर बीम का प्रयोग किया जाता है। आइए अगला प्रश्न देखेंगे। जब दो समानांतर समतल दर्पणों के मध्य कोई वस्तु रख दी जाती है तो उस पर अनंत प्रतिबिंब बनता है। जब लाल, नीले तथा हरे रंग का प्रकाश पुंज एक स्थान पर पड़ता है तब प्रकाश का रंग कैसा दिखाई पड़ता है? तो सफेद दिखाई पड़ता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, मानव आंख दृश्य प्रकाश के किस तरंगदैर्घ्य के लिए सुग्राही होती है? तो कितनी तरंगदैर्घ्य उसकी होती है? तो 5500 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य के लिए सुग्राही होती है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 8.5 मिनट का टाइम लगता है। आइए अगला प्रश्न देखेंगे। जब प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब अपवर्तन के पश्चात सूर्य का प्रकाश अपने विभिन्न वर्णों अर्थात रंगों में विभाजित हो जाता है। इस घटना को हम प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं तथा प्रकाश से प्राप्त विभिन्न रंगों का समूह वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम कहलाता है। तो ये कौन कौन से रंग होते हैं? ये रंग होते हैं, इसको हम विबग्योर, VIP, GYOR, विबग्योर, ये 7 रंग हो गए। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये 7 रंगों का समूह जो वर्णक्रम कहलाता है, स्पेक्ट्रम। तो इनको इस क्रम में हम याद रखेंगे। फिर इसके बाद देखते हैं, चंद्रमा से आने के बाद प्रकाश हम तक कितने समय में पहुंचता है? तो चंद्रमा से आने वाला जो प्रकाश होता है 1.3 सेकंड में पहुंचता है। इंद्रधनुष के सही रंगों का सही अनुक्रम क्या है? तो बैनी, आह, पीनाला, इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं। बैनी, आह, पीनाला, बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी एवं लाल रंग। देखिए अगला प्रश्न देखेंगे। इंद्रधनुष बनने के लिए वर्ण विक्षेपण, अपवर्तन एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन आदि भौतिक घटनाएं उत्तरदायी होती हैं। तो इन्हीं के कारण जो है वर्ण विक्षेपण, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही इंद्रधनुष बनता है। सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणों को किस दर्पण की सहायता से एक बिंदु पर केंद्रित किया जाता है? तो वो अवतल दर्पण होता है। आइए अगला प्रश्न देखेंगे। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य को नंगी आंखों से देखने से आंख को क्षति पहुंचती है। रेटिना के जलने के लिए सूर्य की कौन सी किरणें उत्तरदायी हैं? तो ये पराबैंगनी किरणें हैं, अल्ट्रावायलेट रेज, UV रेज। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।